द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड अचानक से टियानमिंग के पास आ जाती है। टियानमिंग कहता है ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को खून की एकता चाहिए थी। टियानमिंग की बात सुनकर यूलिंग टियानमिंग को कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद का पागल बनाकर मुझे डरा सकते हो? रियलिटी ये है कि मैं ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को इस्तेमाल करके उस पावर को शो नहीं कर सकती जो मेरे पास असलियत में है। अब यूलिंग अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगती है। जिस आर्ट को यूलिंग इस्तेमाल करने वाली होती है वो एक नई टेक्निक होती है जो कि उसने रियलम वॉर्ड से पहले सीखी होती है। यूलिंग कहती है, अब मैं अपने रियल वेपन को इस्तेमाल करके इस बोरिंग बैटल को खत्म कर दूंगी। यूलिंग की स्टार एसेंस को देखकर टियानमिंग कहता है, यूलिंग का स्टार एसेंस सच में काफी ज्यादा भयानक है। अब यूलिंग अपने किलर सॉर्ड फॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है। टियानमिंग ये देखकर अपने एंसेस्टर से उसे आशीर्वाद देने के लिए कहता है। टियानमिंग भी ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को उठाता है एंड कहता है, ली फैमिली की भलाई के लिए, ली फैमिली की शान के लिए और इस पूरी दुनिया की शांति के लिए मैं ली टियानमिंग ली सेंट क्लैन की भलाई के लिए इस चीज की कसम खाता हूँ कि मैं अपने एंसेस्टर्स के विचारों को, उनकी स्पिरिट एंड सोल को अपने साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। टियानमिंग भी अपना फाइनल मूव मायरियाड ओनली को इस्तेमाल करता है। टियानमिंग का ये हमला यूलिंग के हमले को फेल कर देता है। यूलिंग अपने हमले को फेल होता देख काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड कहती है, ये तो नामुमकिन है। लगता है टियानमिंग ने असल में ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को जीत लिया है। मैं हमेशा से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रही हूँ। इस कहानी की मेन कैरेक्टर तो मैं थी। क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? यूलिंग के आखिरी शब्द होते हैं कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन मौत को कौन ही पलट सकता है। जिसको मौत आनी होती है उसे मौत जरूर आती है। यूलिंग को मरते हुए सभी हेवन एलिसियम के लोग देखते हैं। वो लोग काफी ज्यादा शांत होते हैं। नियान किंग अपने प्यार को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा रोता है। यहाँ तक कि हेवन एलिसियम के एम्परर एंड डोंग्याओ भी इस चीज को देखकर अपने दांत किटकिटाने लगते हैं। ये शाओकिंग तो हैरान नहीं होते क्योंकि उन्हें ये पहले से ही एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन टियानलिन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। टियानमिंग के साथ ही सन्नाटे में होते हैं। टियानमिंग यूलिंग के पहले ड्रैगन को मौत के घाट उतारता है। टियानमिंग की जीत के बाद फीनिक्स एंड जेनेसिस भी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो भी अपने अपने ओपोनेंट्स को इजीली हरा देते हैं। हराने के बाद फीनिक्स जमीन पर नीचे आता है एंड टियानमिंग से कहता है, टास्क कंप्लीट हुआ। ये काफी ज्यादा मुश्किल फाइट थी। टियानमिंग यूलिंग को देखकर कहता है, उस दिन तुमने प्रिंसेस फीलिंग की एबिलिटी उनसे छीनी थी। तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि तुम उसी से ही मारी जाओगी। टियानमिंग यूलिंग के रिंग को लेता है एंड कहता है, आज मैं उस चीज को वापस ले रहा हूँ जो मेरी है। मुझे पता है प्रिंसेस फीलिंग की एबिलिटी का ओरिजिन जो है वो इतना मिस्टीरियस है कि वो तुम्हें उस एबिलिटी को समझने भी नहीं देगा और तुम्हारे लिए इस्तेमाल भी नहीं करने देगा। इस एबिलिटी को लेने के बाद भी ये सिर्फ दिखावे की थी। अब तभी टियानमिंग के सभी साथी उसके साथ आते हैं। रुओसो टियानमिंग के पास आकर उसे कहती है, तुमने यूलिंग को मार दिया, क्या तुमने इसके नतीजे के बारे में सोचा है? ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, नतीजा? रुओसो टियानमिंग को कहती है, पिछले कुछ हजार सालों से हेवन एलिसियम हर रियलम वॉर्स में जीतती हुई आई है। वो हमेशा फायदे में रही हैं और इन हजार सालों में उनके डिसिपल्स नहीं मारे गए। हालांकि हमारे बहुत सारे डिसिपल्स जो हैं वो पास्ट में मारे गए, लेकिन उनका कोई भी डिसिपल पास्ट में नहीं मारा गया। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हेवन एलिसियम दूसरे सेक्ट को डराना चाहती है और उसके बाद दूसरे सेक्ट्स जो होंगे वो हेवन एलिसियम के डर के कारण रियलम वॉर्स में और ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें। वो लोग रियलम वॉर्स में जो रूल्स हैं उनसे सेटिस्फाइड है और एंशिएंट गॉड किंगडम के लोगों से चिंतित हैं और इसीलिए उन्होंने ग्रैंड ऑरेंज सॉर्ड को लेने के रूल्स को रिवाइज किया। रुओसो टियानमिंग से कहती है, तुम्हें याद है ना कि हम हेवन एलिसियम में हैं? जब हम इस एन्चांटमेंट रियलम से बाहर निकलेंगे तो वो रूल्स के बारे में चिंता नहीं करेंगे और इसीलिए बाहर जरूर गड़बड़ी होगी, यहाँ तक कि वो लोग तुम पर अटैक भी करेंगे। टियानमिंग ये सुनकर कहता है, अगर ये सच है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। रियलम वॉर्स एक ऐसा गेम है जिसके रूल्स एंशिएंट गॉड किंगडम ने सेट किए हैं। एंशिएंट गॉड किंगडम जो है वो एक ऐसा रूल सेट नहीं करेगा जिसमें तुम किसी को भी मार सकते हो। इसीलिए जो कुछ भी मैंने किया है वो सभी रूल्स के हिसाब से किया है। इसीलिए अगर मैं बाहर आता हूँ और हेवन एलिसियम मुझे या हमारे एल्डर्स को मारने की कोशिश करती है तो ये चीज खुले तरीके से रियलम वॉर्स के रूल्स को तोड़ेगी और वो एंशिएंट गॉड किंगडम के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। टियानमिंग की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। रुओसो कहती है, मुझे ऐसा लगा था कि टियानमिंग ने यूलिंग को बिना सोचे समझे मार दिया, लेकिन ऐसा लगता है उसने यूलिंग को बहुत ज्यादा सोच समझ के ही मारा है। अब अचानक से इंचांटमेंट टूट जाती है। इंचांटमेंट को टूटता देख टियानमिंग कहता है, लेकिन रूल में तो था कि रियलम वॉर्स जो है
वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को 10 दिन तक होल्ड करने के बाद खत्म होगा। आखिर रूल्स कैसे चेंज हो सकते हैं? अब तभी हेवंस एलिसियम के सभी लोग टियानमिंग को देखकर चिल्ला कर टियानमिंग को मारने के लिए कहते हैं। अब तभी टियानमिंग की तरफ एक व्यक्ति स्वॉर्ड लेकर आता है। टियानमिंग उस स्वॉर्ड को देखकर मूव नहीं कर पाता। अब अचानक से वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है। टियानमिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो स्वॉर्ड नियानकिंग की होती है। नियानकिंग गुस्से में आकर टियानमिंग पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो पहले अपने इस प्लान को ड्रॉप करके यूलिंगलोंग की तरफ जाता है। यूलिंगलोंग की हालत देखकर नियानकिंग काफी ज्यादा रोने लगता है एंड कहता है, ली टियानमिंग, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब नियानकिंग गुस्से में आकर टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टियानलिन एंड ये शाओकिंग बीच में आ जाते हैं। डोंग्याओ अपने भाई को ऐसे रेकलेसली हमला करता देख बीच में आ जाता है एंड अपने भाई को रोक देता है। डोंग्याओ नियानकिंग से कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम टियानमिंग को अभी नहीं मार सकते। अगर अभी तुम टियानमिंग को मारने की कोशिश करोगे तो हेवंस एलिसियम अपनी शान को खो देगी। रियलम वॉर के रूल्स को तोड़ने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचो। नियानकिंग रोते हुए टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग, तुमने मेरे प्यार को मारा है। मैं कसम खाता हूँ कि इस लाइफ में मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। टियानमिंग ये सुनकर कहता है, तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो, तुम्हें जो सोचना है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टियानमिंग नियानकिंग की बात सुनकर कहता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियानकिंग गुस्से में कहता है, टियानमिंग, मैं यूलिंगलोंग को दफनाने के लिए तुम्हारी पूरी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के हजारों डिसिपल्स को मारूंगा और तुम्हारे सैक्रेड माउंटेन पर उन सभी की लाशों को बिछा दूंगा। सारी तरफ खून ही खून होगा। उसी पहाड़ के ऊपर मैं यूलिंगलोंग के ग्रेवस्टोन को रखूंगा, ताकि जब कभी भी मैं उससे मिलने जाऊं तो मुझे तुम्हारे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों के ऊपर से चढ़कर जाना पड़े। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम नियानकिंग नहीं, और भगवान करे मेरे मरने के बाद मुझे दफनाने के लिए कोई जगह ना हो। नियानकिंग की धमकियों को सुनकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को मैंने मुश्किल में डाल दिया है। ये शाओकिंग कहते हैं, अगर तुम यूलिंगलोंग को ना भी मारते तो भी ये लोग ऐसा ही करते। नियानकिंग अपने प्यार यूलिंगलोंग को उठाता है एंड कहता है, मुझे कुछ और समय दो, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय पर नियानकिंग काफी ज्यादा पागल हो जाता है। नियानकिंग यूलिंगलोंग की बॉडी को उठाते हुए अपनी सेक्ट के साथ वापस जाने लगता है। डोंग्याओ नियानकिंग से कहता है, नियानकिंग, तुम्हारे रिवेंज के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। टियानमिंग अभी भी नियानकिंग की धमकी के बारे में सोच रहा होता है। अब तभी एंशिएंट गॉड रियलम के लोगों के द्वारा एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें ली सेन क्लैन को ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिलने की खुशी में कांग्रेचुलेट किया जाता है। टियानमिंग इस अनाउंसमेंट को सुनकर कहता है, क्या ये एंशिएंट गॉड रियलम से था? टियानलिन टियानमिंग से कहते हैं, पिछले 1000 सालों में जब भी रियलम वॉर्स हुई हैं, तब तो किसी सेक्ट को कांग्रेचुलेट नहीं किया गया था, लेकिन अब अचानक से एंशिएंट गॉड किंगडम के लोग जिन्होंने कि इस बैटल को होते हुए देखा, उन्होंने ली सेन क्लैन को कांग्रेचुलेट किया। ये शाओकिंग ये सुनकर कहते हैं, ये कांग्रेचुलेशन भी तब आ रही है जब हेवंस एलिसियम को हरा दिया गया। क्या वो कुछ चीज नहीं बता पाए? ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हेवंस एलिसियम के एम्परर इस शर्मनाक हार के बाद रियलम वॉर्स के खत्म होने की अनाउंसमेंट करते हैं। अब ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट अपने अपने सेक्ट की तरफ वापस रवाना हो जाती है। टियानमिंग रास्ते में चलते हुए ये शाओकिंग से कहता है, उन्होंने हमें बिना रोके जाने दिया। शायद जैसे हम वापस लौटेंगे उसके बाद ही वो हम पर हमला करने के प्लान को शुरू करेंगे। टियानमिंग की बात सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, हमने इसके बारे में पहले से ही सोच के रखा था। अगर प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म नहीं होती है तो हम इतने भी कमजोर नहीं है जिन्हें कि इजीली खत्म कर दिया जाए। वैसे भी ये ईस्टर्न एम्परर रियलम में कॉमन ट्रेंड है, वो आए या ना आए तब भी हम इस चीज को नहीं रोक सकते। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं समझ गया। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद वॉर उससे भी पहले आ जाए। अब टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से बैरियर के बारे में पूछता है। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के पास वन ऑफ द बेस्ट बैरियर है, लेकिन उसे बैकअप देने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेंथ की जरूरत है। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की अभी की स्ट्रेंथ के साथ बैरियर सिर्फ अपनी 1/5 स्ट्रेंथ को अप्लाई कर सकता है। टियानमिंग कहता है, क्या ये 1/5 स्ट्रेंथ जो है वो हेवंस एलिसियम और जो बाकी के 2 सेक्ट हैं उनके अटैक से टिका रह सकता है? शाओकिंग कहते हैं, पहले तो ये नामुमकिन था, लेकिन अब हमारे पास ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है, इसीलिए इस बार परिस्थिति जो है वो अलग है। अब एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से उसकी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मांगते हैं, क्योंकि टियानमिंग अभी इतना ज्यादा काबिल नहीं होता कि वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को सही सलामत रख पाए। इसीलिए वो टियानमिंग से स्वॉर्ड मांगते हैं एंड कहते हैं कि जब तुम इसके काबिल हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा।
अपने मास्टर को ये सब कहता देख टियानमिंग अपने मास्टर की बात मानता है, क्योंकि टियानमिंग को भी पता था कि वो अभी इतना काबिल नहीं है कि ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड उसके हाथों में सेफ रह सके। इसीलिए वो अपनी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को एल्डर शाओकिंग को दे देता है। एल्डर शाओकिंग ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को देखने लगते हैं एंड कहते हैं पलक झपकाते ही स्वॉर्ड जो है वो वापस आ चुकी है। उम्मीद है कि हमारे सेक्ट के इस जनरेशन को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड पहचान सके ताकि हम चीजों को आगे चलकर पलट सकें। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एल्डर शाओकिंग कहते हैं आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? टियानमिंग कहता है क्या आप और ली वुडी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टियानमिंग को चीजों को इतनी ज्यादा जल्दी समझते देख एल्डर शाओकिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टियानमिंग एल्डर शाओकिंग के इस रिएक्शन को देखकर कहता है आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि जरूर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? एल्डर शाओकिंग कहते हैं अब इसके बारे में बात करना ठीक नहीं, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे फादर ली वुडी ने 14 सालों तक लाइफ और डेथ के बीच में प्रैक्टिस की है। जब वो अपनी तबाही को खत्म कर देगा तो वो तुम्हें जरूर सरप्राइज करेगा। टियानमिंग कहता है तो क्या वो दिन अभी से काफी ज्यादा दूर है? टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है अनएक्सपेक्टेडली ली वुडी बस एक चलती फिरती लाश की तरह दिखता है, लेकिन असल में वो एक मुश्किल के बीच में है। और तो और उसने कम से कम 15 सालों तक सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस किया है। ये सच में काफी ज्यादा शानदार है। टियानमिंग की बात का जवाब देते हुए एल्डर शाओकिंग कहते हैं वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। जब ली वुडी वापस लौटेगा तो हम सभी देख पाएंगे कि उसने कर दिखाया। जिस चीज का डर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों का था वो चीज अब सच होने जा रही थी। हेवंस एलिसियम में एलिसियन एम्परर दोनों सेक्ट के साथ ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को तबाह करने का प्लान बना रहे होते हैं। हेवंस एलिसियम के एम्परर के प्लान को सुनकर वो दोनों सेक्ट कहते हैं तो हेवंस एलिसियम के एम्परर का ये ऑर्डर है कि हम दोनों की सेक्ट ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को घेर लेगी और हेवंस एलिसियम जो है वो साउथ स्काई सेक्ट से फाइट लेगी। अब वो दोनों सेक्ट पूछते हैं कि आखिर हेवंस एलिसियम साउथ स्काई सेक्ट से क्यों लड़ रहा है? तो इस चीज के जवाब में हेवंस एलिसियम के एम्परर कहते हैं ऐसा इसीलिए है क्योंकि साउथ स्काई सेक्ट से लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर सेक्ट है। अगर हम तीनों लोगों की ग्रेट सेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को इजीली खत्म कर सकते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के खत्म होने के बाद साउथ स्काई सेक्ट की पावर जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जब तुम दोनों की सेक्ट्स ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को घेर लेगी तो तुम्हें एकदम से उन सभी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें एक एक करके मारना है ताकि वो साउथ स्काई सेक्ट से मदद के लिए पूछे। और अगर साउथ स्काई सेक्ट उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो हेवंस एलिसियम उन्हें उसी समय घेर लेगी। ये सुनकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर जियानचिंग कहता है साउथ स्काई सेक्ट और ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के एंसेस्टर्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे, इसलिए साउथ स्काई सेक्ट उनकी जरूर मदद करेगी। हेवंस एलिसियम की राजा सच में काफी ज्यादा समझदार है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब तभी नियानकिंग कहता है उन्हें भागने मत देना और प्लीज जब समय आए तो मुझे टियानमिंग से लड़ने देना। ये सुनकर जियानचिंग कहता है आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, टियानमिंग नहीं भाग पाएगा और हम शाओकिंग को भी जरूर पकड़ेंगे। अब तभी डोंगियाओ नियानकिंग से कहता है नियानकिंग 2 लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लोग इस चीज का दावा करते हैं कि वो लोग एंशिएंट गॉड किंगडम से हैं और वो तुम्हारे दोस्त हैं। नियानकिंग डोंगियाओ से उन दोनों के नाम के बारे में पूछता है। डोंगियाओ कहता है उन्होंने अपने नाम के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने आइडेंटिटीज के बारे में बताया है। इन दोनों बच्चों की आइडेंटिटीज जो है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उन दोनों में से एक जियांग फैमिली का फर्स्ट जीनियस है और जो दूसरा वाला है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। उसने इस चीज का दावा किया था कि वो एंशिएंट गॉड किंगडम के क्विलिन फैमिली से हैं। दूसरी ओर इस प्लानिंग से अनजान ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट ग्रैंड ओरिएंट में वापस लौटते हैं। टियानमिंग नीचे उतरकर कहता है कुछ दिनों तक घूमने के बाद हम वापस लौट चुके हैं। अब अचानक से युआन सेक्ट के एल्डर शाओकिंग से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं आखिर आपको क्या बात करनी है? युआन सेक्ट के एल्डर कहते हैं हम ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को देखना चाहते हैं। आखिरकार वो एक दिव्य चीज है जिसे कि फर्स्ट एंसेस्टर एंशिएंट गॉड रियलम से लेकर आए थे। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर लिंगाओ कहता है लेकिन दादाजी इस तरीके का बिहेवियर अच्छा नहीं है। युआन सेक्ट एल्डर की इस बात को ये शाओकिंग ठुकरा देते हैं एंड कहते हैं ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात यह है कि मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। एल्डर शाओकिंग की इस बात को सुनकर युआन सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो टियानमिंग पर हमला करने लगते हैं। सही समय पर एल्डर शाओकिंग टियानमिंग को धकेलकर उसे बचा लेते हैं। अब एल्डर शाओकिंग युआन सेक्ट के एल्डर से फाइट करते हुए फर्स्ट एल्डर को टियानमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एल्डर टियानमिंग को प्रोटेक्ट करते हुए युआन सेक्ट के एल्डर से कहते हैं युआन सेक्ट के एल्डर आखिर ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड लेने का क्या मतलब है?
प्लीज इसे रोक दीजिए, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। टियानमिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि युवान सेक्ट के एल्डर ने जरूर इस चीज को बाकी सभी की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए किया होगा। टियानमिंग सोचने लगता है कि क्या उन्होंने इस चीज को युवान ताइजी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए किया है। अब अचानक से तभी पीछे से आकर कोई टियानमिंग के गले को पकड़ लेता है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर टियानमिंग उसे पहचान जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, फोर्थ सेक्ट एल्डर से मना कर देती है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर फेंग्युन कहते हैं, एल्डर शेंगुआन जिंगशु, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अपनी ग्रैंडमदर की इस हरकत पर युनफेंग भी हैरान हो जाता है। एल्डर फेंग्युन जिंगशु से कहते हैं, जिंगशु, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाओ। तुम्हें अभी युवान ताइजी ने भड़काया है ना? हमें साफ साफ बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एल्डर शाओकिंग इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जिंगशु कहती है, मुझसे बकवास मत करो, ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को युवान सेक्ट के एल्डर को दे दो, नहीं तो मैं टियानमिंग को मार दूंगी। जिंगशु टियानमिंग का गला दबाने लगती है। टियानमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ में देखकर एल्डर शाओकिंग को झुकना पड़ता है एंड वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को युवान सेक्ट के एल्डर को दे देते हैं। ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को लेने के बाद युवान सेक्ट के एल्डर वहाँ पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते एंड वो युवान ताइजी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जिंगशु सभी लोगों से कहती है, उसे आधे घंटे तक जाने दो, नहीं तो मैं टियानमिंग को नहीं जाने दूंगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं टियानमिंग को नहीं मारूंगी। जिंगशु की इस हरकत पर एल्डर फेंग्युन काफी ज्यादा घबराने लगते हैं एंड वो कहते हैं, सिस्टर जिंगशु, आखिर क्या हुआ? एल्डर शाओकिंग ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, एल्डर जिंगशु, प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ? आपका युवान ताइजी के साथ क्या नाता है? अगर आप ये हमको नहीं बताएंगी तो हम कोई काउंटर अटैक प्लान नहीं कर पाएंगे। एल्डर जिंगशु रोने लगती है एंड कहती है, ये सब मिंग्यू फ्लावर पॉइजन की वजह से हुआ है। युवान सेक्ट के एल्डर और मुझे, हम दोनों को युवान ताइजी ने जहर दिया है और उसी के पास उस जहर का एंटीडोट भी है। ताइजी ने कहा था कि अगर हम उसे ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड ला कर देते हैं तो वो हम दोनों को एंटीडोट दे देगा। शाओकिंग, हार मान लो, तुम्हारी ये फैमिली जो है वो युवान ताइजी से फाइट नहीं कर सकती। ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है अब वो उसके हाथों में है, वही अब ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को बचा सकता है और इसी वजह से मुझे और युवान सेक्ट के एल्डर को आज ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को लेना पड़ा और युवान ताइजी के लिए काम करना पड़ा। ये शाओकिंग, आखिर तुम जवाबी हमले के बारे में कैसे कह सकते हो? क्या कोई और एल्डर छुपा हुआ है? मुझे बस एक ही बात पता है, सभी एल्डर्स को युवान ताइजी कंट्रोल करता है। वो चाहे तो उन एल्डर्स को कभी भी मार सकता है और इसी वजह से दबाव में आकर एल्डर्स को युवान ताइजी के लिए काम करना पड़ता है। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। युवान ताइजी के मेथड्स और प्लान्स जो हैं वो तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर हैं। ये शाओकिंग, तुम्हें हार मान के भाग जाना चाहिए। अब आधे घंटे के बाद जिंगशु टियानमिंग को छोड़ देती है। वो टियानमिंग से माफी मांगती है एंड कहती है, टियानमिंग, तुम्हें अभी के लिए ईस्टर्न एम्परर रियलम को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम एक दिन आकर युवान ताइजी से जरूर लड़ सकते हो और ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ले सकते हो और उसके बाद ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट एंड लीसेंट क्लैन को वापस से जिंदा कर सकते हो। जिंगशु की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, लेकिन एल्डर जिंगशु, क्या आपको लगता है कि युवान ताइजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को चलाकर उन तीनों सेक्ट से लड़ सकता है? आपको पता है ना कि उन सेक्ट में हेवंस एलिसियम भी आता है। जिंगशु टियानमिंग से कहती है, हाँ, तुम्हारे टीचर से ज्यादा उम्मीद हमें युवान ताइजी पे है, क्योंकि युवान ताइजी जो है वो अभी के लिए ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर है। युवान ताइजी के साथ 7 सेक्ट एल्डर्स हैं, इसीलिए ज्यादातर सेक्ट एल्डर्स जो हैं वो ये फैमिली को छोड़कर युवान फैमिली के साथ हैं। इस बात को सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो खुद से कहता है, मैं उन्हें अभी के लिए ली वुडी के बारे में नहीं बता सकता। टियानमिंग जिंगशु से कहता है, लेकिन अगर ताइजी हेवंस एलिसियम के साथ मिलकर हम पर ही हमला करने लगा तो क्या होगा? जिंगशु कहती है, हम युवान ताइजी को काफी समय से जानते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं इस धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि युवान ताइजी को उसके घुटनों पर बिठा दे। यहाँ तक कि इस काम को हेवंस एलिसियम के एम्परर भी नहीं कर सकते हैं। अगले 10 सालों में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड युवान ताइजी के कंट्रोल में होगी। टियानमिंग, तुम्हें जल्दी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। एल्डर फेंग्युन शाओकिंग से कहते हैं, शाओकिंग, अभी के लिए यहाँ से चलो, ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, अगर युवान ताइजी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड मिल भी गई तब भी उसे कंट्रोल करने के लिए समय चाहिए। क्विंग्यू एंड दूसरे लोग अभी भी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में हैं। हम अभी नहीं जा सकते। बदकिस्मती से ये सब मेरी गलती है, मैं ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को नहीं संभाल पाया। ये सुनकर टियानमिंग अपने मास्टर को संभालते हुए कहते हैं, लेकिन मास्टर, ओपोनेंट का प्लान ही इतना ज्यादा गहरा था, इसीलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, स्वॉर्ड मेरे हाथों से गई है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अब ली वुडी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। अब तभी एल्डर फेंग्युन कहते हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं,
मैं जाकर युआन सेक्ट के एल्डर के पीछे जाता हूँ और शाओकिंग तुम जाकर क्विंग्यू को अपने साथ ले लो। युआन ताइजी हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ टियानमिंग को ही टारगेट कर रहा है। सभी लोग फेंग्यून की बात मानते हैं और वो सभी के सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर शाओकिंग एंड टियानमिंग अभी भी वहाँ पर होते हैं। टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्या हमें सच में यहाँ से जाना होगा? एल्डर शाओकिंग कहते हैं, युआन ताइजी ने ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ले लिया है, अब वो हेवेंस एलिसियम के खिलाफ फाइट करेगा। चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। चलो हम चलते हैं। एंड ग्रैनी ली एंड क्विंग्यू को यहाँ से लेकर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट से चले जाते हैं, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम सेक्ट गेट के पास में ही रहेंगे। और जब ली मसोलियम में ली वुडी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेगा तो हम उससे इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे। अब दूसरी ओर एल्डर फेंग्यून जो कि युआन सेक्ट के एल्डर के पीछे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं अभी के लिए 3 ग्रेट सेक्ट्स जो हैं वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट पर आकर हमला करेंगे। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट और ली सेंट क्लैन के लिए टियानमिंग को यहाँ से सही सलामत जाना होगा। अगर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो गया तो हम एल्डर्स मिलकर उसके लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। जब तक टियानमिंग जिंदा रहेगा तो हमारा ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो कभी नहीं मरेगा। युआन ताइजी के लिए वॉर जो है वो काफी ज्यादा करीब है। उसे सभी काउंसिल ऑफ एल्डर्स की मदद से ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बाहर के बैरियर को इंस्टॉल और अपग्रेड करवाना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो हमें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरी ओर एल्डर शाओकिंग एंड टियानमिंग भी कुनपेंग सेक्रेड हॉल में पहुंचते हैं। ग्रैनी ली टियानमिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसकी रियलम वॉर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया होती है। उन्हें टियानमिंग पर गर्व होता है। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं कि उनके सभी एंसेस्टर्स को टियानमिंग पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। टियानमिंग ग्रैनी ली को बताता है कि उन्हें ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को अब छोड़कर जाना होगा। ग्रैनी ली टियानमिंग से पूछते हैं, क्या ये सभी कुछ युआन ताइजी की वजह से है? टियानमिंग कहता है, मैं ये सब आपको रास्ते में बताऊंगा। अब तभी एल्डर शाओकिंग कहते हैं, ग्रैनी ली एंड क्विंग्यू आप लोग मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए जगह अरेंज करवा दी है। ग्रैनी ली इस बात को सुनकर कहते हैं, जब तक मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सेफ रहेंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो सभी लोग शुआन युआन माउंटेन पर पहुंचते हैं। एल्डर शाओकिंग उस माउंटेन के बारे में टियानमिंग एंड बाकी सभी को बताते हैं। वो कहते हैं कि शुआन युआन माउंटेन जो है वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के वेस्ट साइड वाली माउंटेन रेंज में पड़ता है। इस माउंटेन पर सीधी चढ़ाई है और इस माउंटेन पर काफी ज्यादा छुपने की जगहें भी हैं। एल्डर शाओकिंग सभी से कहते हैं, हम उस दिशा की ओर देखेंगे जहाँ से हेवेंस एलिसियम अपने मेन अटैक को करेंगे, और हाँ हम यहाँ से बैटलफील्ड को भी देख सकते हैं। एल्डर शाओकिंग क्विंग्यू एंड टियानमिंग को वहाँ पर छुपने के लिए कहते हैं। अब तभी वहाँ पर एल्डर शाओकिंग के बड़े भाई टियानलोंग आते हैं एंड एल्डर शाओकिंग से कहते हैं, तुम इन सभी को यहाँ पर सीनरी दिखाने के लिए लाए हो या फिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को यहाँ से गिरते हुए देखने आए हो? ये शाओकिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टियानमिंग को काफी ज्यादा दूर लेके जाता। एटलीस्ट ईस्टर्न एम्परर रियलम को तो मैं छोड़ ही देता और यहाँ पर मरने का इंतजार नहीं करता। अपने भाई को बकवास करता देख यूशु उसे कहती है, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो कोई भी नहीं समझेगा कि तुम बेवकूफ हो। टियानलोंग यूशी से कहता है, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन अगर मैं एक बाप होता तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर मरने का इंतजार करने के बजाय यहाँ से लेकर चला जाता। अपने भाई को वहाँ पर देख ये शाओकिंग कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तुमने तो युआन ताइजी की शरण ले ली थी। एल्डर शाओकिंग अपने मन के अंदर कहते हैं, आखिर डैड इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? टियानलोंग की बात सुनकर एल्डर येक्विंग भी बिल्कुल खुश नहीं होते। यूशी अपने फादर से कहती है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं टियानलोंग पर ध्यान रखूंगी ताकि वो बकवास ना करे। तभी एल्डर शाओकिंग कहते हैं, अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है, भला इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड टियानमिंग एंड क्विंग्यू एक साथ बात कर रहे होते हैं। टियानमिंग क्विंग्यू से पूछता है कि वो यूनिटी के कौन से स्टेज पर है। क्विंग्यू टियानमिंग को बताती है कि वो 8 स्टेज पर है। टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, तुम मेरे लगभग पास आ चुकी हो। ये बात सुनकर क्विंग्यू कहती है, बड़े भाई तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रियलम वॉर्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं था, तुम सभी की नजरों में हीरो थे। इस बात को सुनकर टियानमिंग कहता है, जिस हीरो के बारे में तुम बात कर रही हो उसे फोर्सफुली अपने ही ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट से भागना पड़ा। क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, आप विश्वास रखिए, हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में वापस जरूर जाएंगे। अब क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, मुझे प्रिंसेस फीलिंग की चिंता है, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो। टियानमिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब तभी क्विंग्यू एंड टियानमिंग ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बैरियर को देखते हैं। वो बैरियर काफी ज्यादा सुंदर होता है। पहली नजर में टियानमिंग नहीं समझ पाता कि वो सुंदर चीज क्या है, लेकिन क्विंग्यू उसे बाद में चलकर बता देती है कि वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का बैरियर है। टियानमिंग कहता है कि सभी सेक्ट एल्डर्स ने काफी ज्यादा जल्दी ग्रैंड ऑरेंज के बैरियर को लगा दिया। अब टियानमिंग कहता है, मुझे लगता है कि साउथ स्काई आइलैंड का जो सी बैरियर है उसे भी इंस्टॉल कर दिया गया होगा। अब तभी वहाँ पर एल्डर शाओकिंग आते हैं एंड कहते हैं,
मुश्किल की घड़ी में हर कोई सेक्ट जो है वो एक डिवाइन पैटर्न बैरियर को सेक्ट के बाहर लगा देते हैं। तुम लोगों को साउथ स्काई सेक्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने समुद्र पर भरोसा रखते हैं और उनका डिफेंस जो है वो हमारे डिफेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मुझे लगता है जो सेक्ट हम पर अटैक करने वाली है वो जरूर ऑनेक्स सेक्ट एंड क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट होगी। हेवंस एलिसियम जो है उन्होंने जरूर सोचा होगा कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट जो है वो साउथ स्काई सेक्ट से मदद मांगेंगे और साथ मिलकर इस वॉर को लड़ेंगे। अब जैसे ही टियानमिंग अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उन सेक्ट की आर्मी जो है वो अब आ चुकी है। अब इसी के साथ उन बीस्ट को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। टियानमिंग देखता है कि 7 से 8,000 बीस्ट जो हैं वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं अगर इसी स्पीड के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो लगता है कि वो एक दिन में ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के माउंटेन तक पहुंच जाएंगे। टियानमिंग ये सुनकर कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग इतना फास्ट मूव करेंगे। वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। अब दूसरी ओर क्लाउड में सेक्ट का एम्परर जियानशिंग कहता है मुझे नहीं पता कि ऑनेक्स सेक्ट के लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ शायद वो शन युआन बैटलफील्ड की तरफ से आएंगे। वो अपने इंसेक्ट जैसे कंपेनियन बीस्ट को यूज करेंगे ताकि वो लाइव बॉर्न बीस्ट के झुंडों को अट्रैक्ट कर सके। शायद ऑनेक्स सेक्ट के लोग बाद में आएंगे, हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। हमारा क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट और ऑनेक्स सेक्ट जो है उन्हें अंदर और बाहर एक साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करना होगा, तभी हम ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की स्ट्रेंथ के साथ मैच कर पाएंगे। जियानशिंग के बगल में खड़ा हुआ नियानकिंग कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं यूलिंग लॉन्ग की बॉडी को ग्रैंड ओरिएंट हॉली माउंटेन पर दफनाऊं और उस माउंटेन पर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के लोगों की लाशें भी हों। जियानशिंग नियानकिंग से कहता है जैसा आप चाहें। नियानकिंग यूलिंग लॉन्ग की बॉडी को देखता है एंड कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। टियानमिंग का सर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट होगा। अब तभी नियानकिंग को उसका एक दोस्त जिसका नाम युआन शुआन होता है एंड जो कि एंशिएंट गॉड किंगडम की युआन फैमिली का जीनियस होता है, वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि जैसे हम तुम्हें अपने साथ एंशिएंट गॉड किंगडम में वापस ले जाने के लिए आएंगे तब तुम हमें ऐसा शो दिखाओगे। वैसे ईस्टर्न एम्परर रियलम का हेवनली पैटर्न बेकार नहीं है, हमें साथ में मिलकर इसे तोड़ना होगा। युआन शुआन के साथ में एक और लड़की खड़ी होती है जो कि एंशिएंट क्विलिन क्लैन से होती है। अब तभी युआन शुआन की बात सुनकर नियानकिंग कहता है युआन शुआन तुम्हारा जो सेक्ट है वो डिवाइन स्पिरिचुअल रियलम में है, तो क्या तुम्हारे सेक्ट को तुम्हारे लेवल के बराबर के एनिमीज मिलते हैं? युआन शुआन कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लेवल के सभी ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया। हमने अपने सभी दुश्मनों के सरों को काट दिया है ताकि ऐसी चीजें दोबारा से ना हो। अब तभी नियानकिंग युआन शुआन से कहता है वैसे एक बार लीसिन क्लैन ने ईस्टर्न एम्परर रियलम पर हुक्म किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दूसरे सेक्ट को अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होने दिया। वो सच में दयालु के भी दयालु हैं। नियानकिंग की बात सुनकर युआन शुआन कहता है नियानकिंग ये दया नहीं बेवकूफी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे फादर जो हैं वो सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हैं, उनका ये कदम बिल्कुल सही है। अब तभी जेनजेन कहती है युआन शुआन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्यादातर रियलम्स जो हैं वो एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कोई भी किसी जगह पर रूल करता है वो कम्प्लीटली उसकी हो जाती है और ये एंशिएंट गॉड किंगडम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। युआन शुआन नियानकिंग से कहता है जेनजेन जो है वो एंशिएंट क्विलिन क्लैन की एक वारिस है और वो एंशिएंट गॉड रियलम में बड़ी हुई है, इसीलिए उसे अंदर और बाहर के सभी मैटर्स के बारे में पता है। ये सुनकर युआन शुआन कहता है मैं समझ गया। जेनजेन नियानकिंग से कहती है नियानकिंग बदले के लिए अपने हाथ और पैरों को इकट्ठा कर लो। अब तभी युआन शुआन कहता है तो हमें कितने समय तक वेट करना होगा, मैं और वेट नहीं कर सकता। नियानकिंग कहता है जैसे ही ऑनेक्स सेक्ट से शन युआन बैटलफील्ड से हमें एक सिग्नल मिलेगा तो हम हमले को शुरू कर देंगे। उन सभी लोगों को वहाँ पर रुका देख ट्विंग्यू ये शाओकिंग से कहती है आखिर वो सभी लोग अचानक से क्यों रुके हुए हैं, क्या वो बैरियर के आसपास गैप्स को ढूंढ रहे हैं? ये शाओकिंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लगता है कि वो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर अगर दुश्मन बैरियर को तोड़ने के बजाय सीक्रेटली शन युआन बैटलफील्ड में घुस जाता है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? ये शाओकिंग कहते हैं चिंता मत करो, अगर दुश्मन छुपकर अंदर भी जा रहा होगा तो हमारे पास अभी भी काफी ज्यादा जादुई चीजें हैं जो कि बैरियर को कवर किए हुए हैं। ये सुन टियानमिंग कहता है अगर मैं दुश्मन होता तो मैं अपने साथी सेक्ट के साथ मिलकर अंदर और बाहर दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन करता। एल्डर शाओकिंग कहते हैं तुम सही कह रहे हो, असलियत में साथ में काम करने से अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से तबाही की जा सकती है, लेकिन इस जंग की जो चाबी है वो युआन ताइजी है।
फिर भी ये चीज डिपेंड करती है कि युवान टाइजी थोड़े से समय में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को कितना मास्टर कर लेगा। मतलब ये है कि वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को किस हद तक समझ जाएगा और इस चीज में समय लगेगा, या फिर तुम्हें ये लगता है कि वो हमें आसानी से भूल जाएगा। हालांकि युवान टाइजी स्वॉर्ड को सीखने में काफी ज्यादा बिजी है एंड उसके पास हमारे लिए कोई समय नहीं, लेकिन अपने बेटों की मौत की नफरत को लेकर वो तुम्हें बाद में चलकर मारने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अगर उसने ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को मास्टर कर भी लिया और उसके बाद दुश्मन को बाहर के किसी व्यक्ति से मदद मिली तो उससे निपटना मुश्किल होगा। हालांकि जियानशिंग एंड ओनेक्स सेक्ट का एम्परर डरावने नहीं है, लेकिन अगर उनकी मदद किसी बाहर वाले ने की तो ये सच में काफी ज्यादा डरावना होगा। अब शन युआन बैटलफील्ड पे ओनेक्स सेक्ट अपने लाइव बॉर्न बीस्ट को आगे भेज रही होती है। ओनेक्स सेक्ट का एम्परर अपनी वाइफ से कहता है ये काम आसानी से हो गया, समय आ चुका है उन्हें सिग्नल देके हमला करने का। ओनेक्स एम्परर की वाइफ कहती है मैं अभी किसी को इस चीज को करने के लिए भेजती हूँ। ओनेक्स सेक्ट के लोग अपने एक आदमी को नियानकिंग के पास भेजते हैं। वो व्यक्ति नियानकिंग के पास जाकर उसे कहता है मास्टर नियानकिंग, ओनेक्स सेक्ट ने अपने हजारों लाइव बॉर्न बीस्ट को रास्ते से मोड़ दिया है और अब आधे घंटे में वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बैरियर पर हमला करने लगेंगे। आप समय को गिन सकते हैं और हमला शुरू कर सकते हैं। सिग्नल के मिल जाने के बाद जियानशिंग अपने सभी लोगों से कहता है चलो अब ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को खत्म कर दें। जियानशिंग अपने क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोगों को आगे भेजता है। वो सभी लोग ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बैरियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टियानमिंग एंड उसके साथी इस चीज को देखते हैं। टियानमिंग थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि इससे पहले उसने वॉर कभी नहीं देखी थी। बैरियर में जाने से पहले क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोग जादू से होकर गुजरते हैं। वो सभी लोग अपने पीछे वाले लोगों को कहते हैं हम लोग जादू के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब हर जगह धुआं ही धुआं है, हमारा व्यू जो है वो ब्लॉक हो चुका है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सैनिकों की इस बात को सुनकर युआनशन कहता है उन्होंने बैरियर के पास जादू किया हुआ है। ये जादू जो है वो साइकिक व्हाइट मिस्ट है। ऐसा लगता है ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में जो बैरियर है वो सिंपल नहीं है। नियानकिंग कहते हैं जिसने इस बैरियर और इस जादू को बनाया था वो लीसियन क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर ली शेनशाओ था। उसने इस चीज को एंशिएंट गॉड किंगडम से सीखा था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सैनिकों की इस हालत को देखकर जियानशिंग उन्हें कहता है सैनिकों थोड़ा ध्यान से, ये जादू बैरियर की रक्षा करता है। अब तभी जियानशिंग देखता है कि उसके सभी सैनिक गायब हो चुके हैं। एल्डर शाओकिंग भी टियानमिंग को साइकिक व्हाइट मिस्ट के बारे में बताते हैं। टियानमिंग व्हाइट साइकिक मिस्ट के बारे में एल्डर शाओकिंग से पूछते हैं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं ये बैरियर का एक पार्ट है। इस व्हाइट मिस्ट जादू को एंसेस्टर्स ने बनाया था। बस तुम्हें एक ही चीज को याद रखने की जरूरत है कि हर बैरियर एंड मैजिक जो है उसका सिर्फ एक ही फायदा है और वो है अंदर की चीज को प्रोटेक्ट करना। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अंदर जाने वाले जानवर हो या इंसान, जो कोई भी बैरियर को पार करेगा उसे साइकिक व्हाइट मिस्ट मैजिक जो है वो मार्क कर देती है और यही व्हाइट मिस्ट की ताकत है। ये बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। एक बार अगर तुम्हें दुश्मन के नाम से मार कर दिया गया तो चाहे तुम प्रोटेक्टिव मैजिक को पार करके ग्रैंड ऑरेंज बैरियर तक पहुंच जाओ, तब भी तुम पे प्रोटेक्टिव मैजिक जो है वो हमला करेगा। जिन लोगों को इस मैजिक ने मार किया है उनका पता करना भी काफी ज्यादा आसान है। क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग जो हैं और उनके कंपेनियन बीस्ट जो हैं वो सफेद धुंध से घिरे होंगे और इसी से पता चलेगा कि वो मार्क्ड भी हैं। एक बार अगर तुम व्हाइट मिस्ट को एंटर कर लेते हो तो व्हाइट मिस्ट जो है वो तुम्हें एक ऐसी दुनिया पे लेकर जाएगा जहाँ पर सिर्फ नीला आसमान होगा और तुम अपने साथियों से ही लड़ रहे होगे। सिर्फ यही नहीं, मैजिक मार्क में एक और चीज है। ज्यादातर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है इस जादू से होने वाली मुसीबत। जब हमारे एंसेस्टर्स ने इस रक्षा करने वाले जादू को बनाया तो उन्होंने जादुई मुसीबतों को भी बनाया और ये बैरियर के साथ ऑलरेडी मिले हुए हैं और यही ग्रैंड ऑरेंज बैरियर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बना देते हैं। ये सुनकर टियानमिंग कहता है लेकिन एक मुसीबत जो होती है वो तो फिर भी मुसीबत रहती है, एक मुसीबत को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये शॉकिंग इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं मैजिक के अंदर जो स्पिरिचुअल डिजास्टर्स हैं उन्हें मनमर्जी से चलाया जा सकता है और ये आफत जो है वो उन पर ऑटोमेटिकली हमला करेगी जो लोग मार्क्ड होंगे। इन सभी चीजों को जानकर पिंग्यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एल्डर शॉकिंग आगे कहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है जब व्हाइट साइकिक फॉग जो है वो बैटलफील्ड में भरी होगी तभी जो स्पिरिट फॉर्मेशन की जो स्पिरिचुअल डिजास्टर्स हैं वो बाहर आएंगे। अब तभी वो सभी लोग देखते हैं कि बैरियर के पास काफी ज्यादा बादल इकट्ठा हो गए हैं। उन बादलों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि बैटलफील्ड में बारिश हो रही हो। एल्डर शॉकिंग इस चीज को देखकर कहते हैं अब वो गलत नहीं रहा। सैनिक व्हाइट मिस्ट के अंदर घुस जाते हैं। अब तभी उनके ऊपर जमी हुई बारिश होने लगती है। उस जमी हुई बारिश को देखकर एक सैनिक दूसरे सैनिकों को बताता है ध्यान से, ये खेल है, अगर तुम्हारा बीस्ट एसेंस काफी नहीं हुआ
तो तुम उसी समय बर्फ बन जाओगे। कुछ तरफ सैनिकों पर ये वाली मुसीबत होती है तो दूसरे कुछ सैनिकों पर अलग अलग मुसीबतें होती हैं। कुछ सैनिकों के ऊपर बिजली गिर रही होती है तो कुछ लोग आग की चपेट में होते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के सीक्रेट वेपन को देखकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो लोग अपने आप को अनलकी बताते हैं। अब तभी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के 6th काउंसिल एल्डर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के सैनिकों से कहते हैं, सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो, एक बार अगर वो बैरियर के अंदर आ जाते हैं तो हमें उन्हें बेरहमी से मारना होगा। हमारे पीछे ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का इंटीरियर है और उसके अंदर 33 दिव्य पहाड़ हैं। ये हमारे सेक्ट की वो जगह है जो कि हजारों सालों तक हमें विरासत में मिलती आई है। हमारे सेक्ट के बूढ़े, नौजवान, लड़कियों और बच्चों को क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों के द्वारा मरने मत देना। इसीलिए आज हम नहीं हार सकते। उन्हें ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के अंदर मत आने देना। अपनी तलवारें बाहर निकालो। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के ये सैनिक सिर्फ हमारे बीस्ट के पैर चाटने के लायक हैं। हमारे ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के पास अभी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड है, इसीलिए हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पर मर सकते हैं लेकिन मरने से पहले हमें इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। ये लोग हमारी 10,000 साल पुरानी शान को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आज हमें इन्हें खत्म करना होगा। मरने से मत डरो। अब युवान सेक्ट के एल्डर आगे बढ़ते हैं एंड कहते हैं, चलो अब हमला करो। युवान सेक्ट के एल्डर क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। लड़ने के दौरान वो खुद से ही कहते हैं, मुझे आज किसी भी कीमत पर इन्हें हराना होगा। मुझ जैसे पापी को तो मेरी फैमिली के लिए मर जाना चाहिए। युवान सेक्ट के एल्डर आगे बढ़ते हैं एंड वो जियानचेंग से कहते हैं, जियानचेंग क्या तुम अभी भी छुपे हुए हो? बाहर निकलो, मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। अब युवान सेक्ट के एल्डर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बाकी डिसिपल्स के साथ मिलकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। युवान सेक्ट के एल्डर फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक तरफ फाइटिंग चल रही होती है तो दूसरी तरफ डिफेंडिंग। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के अंदर बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी डिसिपल्स अपने बीस्ट एसेंस को लगा रहे होते हैं। लेकिन अब डिसिपल्स को इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उनके बीस्ट एसेंस जो होता है वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा जल्दी जल्दी करके खत्म हो रहा होता है। जो एल्डर वहाँ पर सभी चीजों को संभाल रहे होते हैं उनके पास एक डिसिपल आता है, उन्हें बताता है कि बाकी के अब डिसिपल्स जो हैं वो अब ज्यादा देर तक इस चीज को नहीं सह सकते। वो एल्डर कहते हैं, ये स्पिरिट लाइन जो है वो बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ तक कि कमजोर से कमजोर डिसिपल भी इस चीज को कर सकते हैं। अब वो सेक्ट एल्डर पीछे मुड़ के अपने सभी स्टूडेंट से कहते हैं, जल्दी करो और यहाँ पर आओ और जो डिसिपल्स थक चुके हैं उन्हें रिप्लेस करो। हम 2 शिफ्ट्स में काम करके अपनी टर्न्स लेंगे ताकि हम मैजिक कोर के लिए बीस्ट एसेंस को भर सकें। सभी लोग उन सेक्ट एल्डर की बात मानते हैं एंड वो लोग काम पर लग जाते हैं। वो सेक्ट एल्डर इस चीज की चिंता में होते हैं कि जो ऑनेक्स सेक्ट है वो शेन युआन बैटलफील्ड में आने वाला है। प्लस फर्स्ट एल्डर के पास काफी ज्यादा बीस्ट का झुंड जो है वो हमला कर रहा है और वहाँ का प्रेशर जो है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब वो एल्डर आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर बैरियर के लिए बीस्ट एसेंस की कमी को भरा जा रहा होता है। वो एल्डर कहते हैं, अब बाकी सब कुछ जो है वो आप पर है एल्डर शेंगुआन। अब ग्रैंड ऑरेंज हॉली माउंटेन पर एल्डर सुप्रीम टेम्पल के अंदर एल्डर जिंगशु होती है जो कि सभी डिसिपल्स के साथ बीस्ट एसेंस को इकट्ठा कर रही होती है ताकि उसे बैरियर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब तभी एल्डर जिंगशु को पता लगता है कि फर्स्ट एल्डर फेंगयुन जो है वो काफी ज्यादा खतरे में है, इसीलिए वो वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं उनसे कहते हैं, फर्स्ट एल्डर फेंगयुन जो है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, उन पर काफी ज्यादा बीस्ट ने मिलकर हमला कर दिया है, उनकी सिचुएशन खराब है, इसीलिए तुम सभी को उनकी मदद करने के लिए अभी के अभी यहाँ से रवाना होना होगा। इस चीज को सुनकर जितने भी डिसिपल्स वहाँ पर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। एल्डर जिंगशु रोने लगती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि युआन ताइजी जो है वो हार ना जाए। वो रोते हुए कहती है, नहीं वो नहीं हार सकता, वो कभी भी नहीं हारता है। युआन ताइजी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को लिए हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं, उसे वापस आना होगा। मुझे नहीं पता कि वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है या नहीं, लेकिन अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है